ओके, गुड इवनिंग। सो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर। तो हमने है ना लिमिट थ्योरम के 2 असाइनमेंट भेजा था, गेट और जैम वाला। तो तुम लोग ट्राई करो इसमें, जैसे अगर मैं ट्राई किया होगा ना, मैं डाउट बताओ। हाँ, सीधा सीधा तो पढ़ी रखा होगा तुमने। हो सकता है कुछ क्वेश्चन टॉपिक के बाहर हो, क्योंकि वो जो इसने बनाए असाइनमेंट है ना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। पर ठीक है, क्वेश्चन तो सारे करने ही हैं, क्योंकि 100% सिलेबस करना है आपको, तो 100% क्वेश्चंस भी करने हैं, है ना। तो इस तरीके से चलिए, तो जिन लोगों ने ट्राई किए बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ जो डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए, पहला लिमिट थ्योरम पे है, लिमिट लगा हुआ है। सो दैट द फॉर लार्ज एन का मतलब वही है n टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, हो गया है आपका, तो इसका सॉल्यूशन करके ग्रुप में भेज दो। हालांकि सिंपल है, तुम इसमें हाँ प्रूफ नहीं आएगा, बट एक्चुअली आपको अप्रोच पता, हाँ प्रूफ तो नहीं आएगा, सही बात है। लेकिन हमें अगर ऑब्जेक्टिव में इस क्या करेंगे, उसका अप्रोच एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, मतलब तो मुझे भी डाउट आ रहा है। तुम इसका मेन निकालो ना, तो क्या करोगे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम डायरेक्टली आ जाएगा, देख लो, है ना। तुम लिमिट n टेंस में लगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ, तो क्या करते हो, इसका मीन निकालो, जो भी क्वांटिटी है। देखो सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये भी तो कहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव Sn का मतलब है x1 x2 अप टू xn, जो कि है समेशन xi, I from 1 to n. So you can also write in terms of Sn. So क्या किया मैंने, Sn minus its mean upon standard deviation. This quantity will converge in distribution to a random variable z, जहां पे z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना। So here z is standard normal, तो ये आपके पास है ना। So further कहने का मतलब ये है कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके इक्वल है। मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी Sn माइनस, अब ये फाइंड करो E ऑफ Sn क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ Sn क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू लेट्स से x। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू x। तो यही अक्सर हम लोग यूज करते हैं हर जगह, कि इस क्वांटिटी की जगह Z रख देते हैं। कब, जब n टेंस टू इंफिनिटी है, तो जब लिमिट इस पे लगती है, सो दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस टू दिस, तो ये आ जाता है ना, इसका मतलब ये हो गया। तो यही अक्सर हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट यूज करते हैं कि पहले आप ऐसा बनाते हो, फिर इसको आप z रख देते हो। z इसलिए होता है क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी है, तो ठीक है। तो ये अप्लाई करके देखो, हो जाएगा। तुम अप्रोच अगर ट्राई किया होगा तो हो जाना चाहिए, तुम ट्राई करके देखो। कई बार क्वेश्चन देख के डर लग जाता है, तुम स्टार्ट तो करो सॉल्व करना, है ना। देख के डरते हैं, फिर हम स्टार्ट ही नहीं करते। आप सिंपली सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला अप्रोच लगाओ, क्या करोगे, सो दिस माइनस मीन, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 16n इसका मीन आएगा, चेक कर दो, ये जो भी आएगा इसका मीन फाइंड करो, है ना। सो माइनस 16n करो, फिर ये बचा, डिवाइड करो स्टैंडर्ड डेविएशन से, फिर n टेंस टू इंफिनिटी लगाओ, देखो कोई नंबर आएगी।
वो खुद प्रूव हो जाएगा। इस बीच का हो सकता है इसका आंसर, इस बीच का कोई नंबर आए, तुम इसको सॉल्व करो, जो बीच वाली क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकालो और देखो क्या आता है। सॉल्व तो सोल्यूशन भेज ही दिया इसने ग्रुप में, ठीक है। ओके चलो, तो जिसने सॉल्व किया हाँ बाकी भेज दोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो देखो इन्होंने सॉल्व करके ऐसे भेज दिया है, चलो ठीक है। तो इसका आंसर 0.68 जैसे आया हुआ है इनका, 0.68 इज मोर देन 0.5 लेस देन 0.9। जस्ट सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाओ इस पे, लिमिट एन टेस्ट टू अप्लाई करो, हो जाएगा भाई। एकता और शुभम किसका डाउट था? अब इस पे लिमिट, ये बस बीच वाला क्वांटिटी फाइंड करो। थर्ड में क्या है? थर्ड में कौन सा पार्ट करना है भाई, दोनों? एक सेकेंड, ओके अच्छा ठीक है, चलो करते हैं, दोनों कर देता हूँ। देखो तो यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम इवेलुएट दिस एंड दूसरा दिस, दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो देखो अभी सब्जेक्टिव है ये, बट ओके अभी ये सब्जेक्टिव है। एग्जाम में, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस या यही अप्रोच या सेम है ना क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो जाएंगे, सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव में फ्रेम हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस आ जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। देखो तो चलिए कह रहा है यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम इवेलुएट। पहले कौन सा करूं? पहला तो कुछ लोगों ने कर लिया, तो दूसरा पहले करते हैं। वो क्या कह रहा है? सपोज दैट n balls are randomly placed into 2n cells। तो आपके पास n balls हैं and you are placing into 2n cells, ओके मतलब बॉक्स मान लो 2n बॉक्स। तो x डिनोट द नंबर ऑफ बॉल्स ऑक्यूपाइंग फर्स्ट सेल। तो x क्या डिनोट कर रहा है? x denote the number of balls occupying the first cell. So you have 2n number of boxes and n number of balls. So you have n number of balls, 2n number of boxes. You are है ना randomly putting n balls into the 2n cells या boxes. तो x denote कर रहा है कि number of balls occupying the first cell. तो पहले तो ये बताओ सपोर्ट क्या हो सकता है? व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एक्स? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? 0 1 कहां तक है ना? तो एक्स इज नंबर ऑफ बॉल्स, यू हैव n बॉल्स, तो मे बी द फर्स्ट बॉक्स या फर्स्ट सेल हैज नो बॉल, 1 2 3 और मे बी ऑल n बॉल्स कम इनटू फर्स्ट सेल। अच्छा अब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि x इज इक्वल टू 5 होने की जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगी। तो पहले तो ये देखो कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x? बाइनोमियल n कॉमा हाफ। बाइनोमियल n कॉमा हाफ। व्हाई हाफ? 1/2n होगा सर प्रॉब्ली। बाइनोमियल n कॉमा 1/2n। हाँ सो ईच, देखो कितने बॉक्सेस आपके पास हैं टोटल? n 2n बॉक्सेस है ना, 2n सेल्स। सो हमारे पास क्या है? x इज नंबर ऑफ बॉल्स ऑक्यूपाइंग द फर्स्ट सेल, तो नंबर ऑफ बॉल्स है ना। तो p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। तो पहला बॉल अगर मैंने फेंका तो what is the probability that first ball will fall into the first cell? मतलब कितने पॉसिबिलिटी, उस बॉल के पास कितने पॉसिबिलिटी है टोटल? 1/2n। हाँ 2n ऑप्शंस है एंड 2n टोटल ऑप्शन है, इट विल चूज 1 ठीक है। तो x will have probability binomial n, 1/2n। ठीक चलो x नो नंबर ऑफ बॉल। बाइनोमियल से मतलब ये बाइनोमियल वाला जो मतलब आप जो बोल रहे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉलो करना है ये थोड़ा सा। ये सपोर्ट किस रैंडम वेरिएबल का होता है? पहले ये डिसाइड करो कि ये सपोर्ट किस रैंडम वेरिएबल का होता है। ऐसा
ये तो बाइनोमियल हो गया लेकिन तो आपको क्यों, तो इसमें ज्योमेट्रिक हो सकता है क्या? नहीं। देखो पहली बात, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो सपोर्ट मैंने क्यों डिसाइड किया कि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो पक्का है पॉइजन नहीं हो सकता, ज्योमेट्रिक नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूअस तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज रेंज इज डिस्क्रीट। तो रेंज जब डिस्क्रीट है तो ये कोई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब आपको सिंपली आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल का क्या इंटरप्रिटेशन होता है। तो एक्स इज नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स, ये होता है ना। सो यू हैव एन बॉल्स, यू आर पुटिंग, है ना, फर्स्ट बॉल थ्रो किया, सेकंड बॉल थ्रो किया, थर्ड बॉल थ्रो किया, ऐसे करके एन बॉल्स थ्रो किया हमने। सो वी हैव एन ट्रायल्स टोटल एंड व्हाट इज सक्सेस हियर। तो सक्सेस क्या होता है, जो एक्स के इंटरप्रिटेशन में इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज द सक्सेस हियर, द नंबर ऑफ balls occupying the first cell, this is a success. So in binomial the x is number of success in n trials. तो n balls are randomly, है ना, thrown into 2n boxes. So first, है ना, ball occupying the first cell is success. So what is the probability of success in one trial? ये बाइनोमियल। If I throw one ball, so it will fall into one of the 2n boxes. तो वैसे ही ट्रायल है, बाहर नहीं जाएगा, तो वन ऑफ द 2n boxes, तो ईच फर्स्ट बॉल हैज वन चॉइस आउट ऑफ 2n boxes, so 1/2n. so there are ना पर ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वो सब कुछ था ना फर्स्ट ईयर में, हाँ, वो सब उसकी तरह दिखता है ये डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं, तो आपको ध्यान रखना आपके सिलेबस में क्या है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो आप, बोल्ट्जमैन का जो प्रोबेबिलिटी का था ना उसकी तरह दिखता है। हाँ ठीक है, इट्स फाइन, बट ओके। तो अब क्या करना है मुझे, सो x का डिस्ट्रीब्यूशन -n, 2n है। अब पूछ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5। सो अब देखो यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शंस है, क्या आंसर आएगा, ऐसे अगर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो एक सर अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये पॉइजन में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइजन की डेफिनेशन में ही होती है ना कि ट्रायल्स इनफाइनाइट और प्रोबेबिलिटी मतलब क्लोज टू 0 है, बहुत छोटी हो। हाँ, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा अभी। तो हम क्या करते हैं, सो है ना, डायरेक्टली लिखोगे तो ये कॉम्प्लिकेट होगा, कैलकुलेट करना है ना। अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो क्या बनेगा, मैं पूछ रहा हूँ, बनेगा क्या, NC5 1/2n की पावर, है ना, इस तरह से 5 और उस तरह से बनेगा, बट वो डिफिकल्ट होगा। तो अब तुम्हें यही करना है यहाँ पे। तो सेकेंड पार्ट में आ जाता है, डायरेक्टली भी आ गया है, n कैंसिल होके आ जाता है। अच्छा वो भी कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हो तुम। तो है ना, यहाँ से लिखा नहीं है, कई बार डायरेक्टली लिखा रहता है, तो यू कैन यूज, है ना, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन या नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन, डायरेक्टली भी आ जाता है, ठीक है, देख लो। सो n चूज 5 और p जो है 1/2n इसकी पावर 5, 1 - 1/2n इसकी पावर n-5। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, पहले सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो यू सिंप्लीफाई फर्स्ट, तो क्या आएगा, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको खोल लो, ओपन कर लो चाहो तो, है ना। सो n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, ये इसका एलसीएम ले लोगे तो ये 2n की पावर टोटल आ जाएगी, n ही आ जाएगी डिनोमिनेटर में, एलसीएम ले लो, और 2n - 1 की पावर n-5 रहेगी। चेक कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई लिमिट, वो अप्रोक्सीमेशन से भी आंसर वही अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एग्जाम में जनरली लिखा रहता है यूज अप्रोक्सीमेट, नहीं तो आप यूज कर सकते हो, तभी आंसर वैसे ही आएगा, अप्रोक्स वही आएगा। इसको ओपन करो, क्या आएगा, सो n, n-1, n-2, n-3, n-4 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, है ना, n-5 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया मैंने। अब बचा आपके पास 2n - 1 इसकी पावर n-5 n अपॉन में 2n की पावर है टोटल n, यही ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो,
तो एक एक 2n को सबके साथ शिफ्ट कर दो, है ना। तो आप क्या करो, इसको जब लिमिट निकालनी है, ये डिनोमिनेटर में 2n की पावर n है ना, तो एक 2n यहाँ लाओ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, सबके साथ एक एक 2n फिक्स करो। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जैसे 1/5 फैक्टोरियल बाहर भी रख सकते हो, है ना, ये तो बीच में इनटू है। अब इसमें लिमिट सॉल्व कर लो जस्ट, ठीक है ना, देख लो। सो n अपॉन 2n, फिर अगला क्या है, n माइनस 1 अपॉन 2n, n माइनस 2 अपॉन 2n, और ऐसे ही चलता रहेगा, n माइनस 3 अपॉन 2n, n माइनस 4 अपॉन 2n। क्या किया, एक एक 2n को हमने, 2n की पावर n है ना, तो n टर्म्स न्यूमरेटर में भी है, तो इन सबके साथ हमने शिफ्ट किया। अब देखो क्या होगा आगे, तो ये इनटू है बीच में ना, प्रोडक्ट का साइन है, इनटू है। अब यहाँ पे होगा 2n माइनस 1 अपॉन 2n, इस पूरे की पावर n माइनस 5, ठीक, और एक 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी बाहर था, तो 5 फैक्टोरियल तुम्हारा इंटू 1/5 फैक्टोरियल इधर लिख दो। अब चेक करो, इस पे लिमिट लगाओ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये जैसे 1/2 हो गया, अगला हो गया 1/2 माइनस 1/n, अगला 1/2 माइनस 2/n, ऐसे चल रहा है ना। तो क्या होगा, यहाँ जैसे ये 1/2 माइनस 3/n, 1/2 माइनस 4/n, ऐसा चल रहा है। somehow you simplify, इसको साथ में लिख लो तो क्या होगा, यहाँ भी 2n कट गया, तो 1 माइनस 1/2n, इस पूरे की पावर n माइनस 5 है, तो तुम इसको -5 को बाहर भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है ना, ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/2n की पावर n, ये किसके इक्वल आएगी, ये फॉर्मूला है सीक्वेंस सीरीज का। सो e की पावर माइनस 1/2 आएगी, है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन n की पावर n, तो e की पावर x, तो यहाँ x के प्लेस में माइनस 1/2 है एक्चुअली, तो ऐसा आ गया। और तो लगाओ वहां पे, उसको अपॉन में ना पावर 5 तुम नीचे भी कर दो, तो ये इंटीजर 1 ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आंसर क्या आया, और इंटू 1/5 फैक्टोरियल। नाउ यू अप्लाई n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हाफ, ये कितनी बार आया, ये तो 5 बार आ गया, और 1 2 3 4 5, और उधर आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ इंटू 1/5 फैक्टोरियल। तो देख लो, सो e की पावर माइनस 1/2, 32 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 इंटू 120, यही आ गया कुछ, देख लो सॉल्व होके, ठीक है ना। तो फाइनल, उसको और सिंप्लीफाई करना चाहो और कर लो, यही फाइनल आंसर है, e की पावर माइनस 1/2 0 3840। तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड था वो अप्रोक्सीमेशन वाला, देखो उससे अगर करेंगे तभी आंसर सिमिलर ही आएगा, देखो तभी आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा यहाँ तो एक्चुअली, ठीक है। तो एक तो ये मेथड डायरेक्ट हुआ बिना कोई अप्रोक्सीमेशन यूज किया, हमने क्या किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, उससे हो गया। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का है, इसने कहा था कि देखो आगे, तो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ अभी, तो अगला इसी क्वेश्चन को सेकंड अप्रोच से करते हैं। तो इसमें ये था कि x जो है बाइनोमियल n, 1/2n है, तो आपको पता है कि ex यहाँ कितनी आएगी 1/2, और यही म्यू होता है। तो हमने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, हाँ, और p अराउंड 0 या 1 के क्लोज होगा एक्सट्रीम में, तो हम लोग यूज करेंगे पॉइजन अप्रोक्सीमेशन। सो दिस x विल टेक वैल्यू, पॉइजन कितना हो जाएगा 1/2, सो पॉइजन लैम्डा, पॉइजन 1/2 हो गया। अब पॉइजन 1/2 यूज कर लो, तो तुमसे पूछा था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5, तो इसी लिमिट ने इसको बाइनोमियल को पॉइजन बनाया है, लिमिट की वजह से
ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन में अप्रोक्सीमेट हो जाएगी। तो पॉइजन में x बराबर 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो e देखो इतना कितना आसानी से आंसर आ गया, 1/2 की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो e की पावर -1/2 और सेम है 120 इंटू 2 की पावर 5 32। तो आंसर एग्जैक्टली वही आया जो वो आया था, उससे थोड़ा लंबा हुआ है क्योंकि लिमिट निकालना पड़ा, यहाँ डायरेक्टली आ गया। तो e की पावर -1/2 और ये कितना लिखा था मैंने यहाँ पे, ये हो गया 3840। तो ये एक मेथड है दूसरा। तो यहाँ क्या यूज हुआ है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, जो जैम और गेट सिलेबस में है। So when n is large, you can approximate it using Poisson, you can approximate it using normal। लेकिन नॉर्मल जनरली हम कोशिश करते हैं हमारा p हाफ के आसपास हो, है ना। ठीक है भाई, तो ये हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट पे आते हैं अब। तो ये है ना, काफी कैलकुलेशन हुआ इसमें और इससे इजीली आ गया, आंसर सेम आया है। अब पहला पार्ट तुम्हारा ये कह रहा था कि इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं। देखो फर्स्ट पार्ट को, तो जो फर्स्ट पार्ट है कह रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करो। तो मैंने ग्रुप में भेजा है सॉल्यूशन, आप थोड़ा सा चेक कर दो। बाकी लोग देख लो भाई, समझ आ रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर, क्योंकि सिंपल ही है। तुम्हें पीएमएफ पहचानना है क्या है, पीएमएफ पहचान लिए तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसका पीएमएफ है, ये बनाएगा नेगेटिव बाइनोमियल का, तो उससे हो जाएगा काम। तुम नेगेटिव बाइनोमियल का पीएमएफ देख लो। इतना लंबा हुआ क्या ये, अच्छा हाफ आया है, तो हाफ आंसर है इसका, देख लो बाकी लोग। यस सर, हाफ आएगा। ठीक है ना, तो मैं सॉल्व करूं या आगे बढ़ूं। देखो समझ आ रहा होगा, ये सिंपली देखो इसमें क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन j फ्रॉम 0 to n। अब इसको ठीक से पहचानो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है j प्लस n माइनस 1 चूज j, हाफ की पावर मैं अलग करके लिख देता हूं j और हाफ की पावर n, ये हाफ की पावर j प्लस n है। तो तुम्हें अगर नेगेटिव बाइनोमियल में याद हो कि ये कौन सा वाला नेगेटिव बाइनोमियल में 2 पीएमएफ है ना, नेगेटिव बाइनोमियल में 2 डिफरेंट पीएमएफ्स आर देयर बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन। जैसे जब आप x कंसीडर करते हो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आरएस सक्सेस, तो उस केस में ये पीएमएफ नहीं आता है। सो दिस इज द पीएमएफ, किसके केस में है, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएस सक्सेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर के केस में होगा एक्चुअली। सो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर आरएस सक्सेस, तो आरएस सक्सेस तक का जो फेलियर होगा, नंबर ऑफ फेलियर्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि अप्लाई करो, देखो तुम्हें समझ आ रहा है ये पीएमएफ क्या होता है। नंबर ऑफ एक्स जब होता है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएस सक्सेस, तो इसमें x इज इक्वल टू एक्स का पीएमएफ होता है, तो आर सक्सेस है, एक्स फेलियर है, तो x प्लस आर माइनस 1। अब तुम्हारी मर्जी है, चूज r माइनस 1 या चूज x लिख लो, r माइनस कोई भी एनसीआर एनसीएल माइनस आर सेम ही होता है ना, तो यहाँ x लिख लो या r माइनस 1 लिख दो। और p तुम्हारा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है, तो r इज सक्सेस, तो r नाम में सक्सेस चाहिए और q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है x। तो चेक कर लो, यही चीज है। यहाँ बस x के प्लेस पे j लिखा है इन्होंने, r के प्लेस पे n लिखा है, बाकी सब कॉमन है, p के प्लेस पे हाफ है, q के प्लेस, तो ये जो लिखा गया है। सो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर nth सक्सेस, ये चीज है। सो यहाँ से देखो मैं इसको लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी
अच्छा इसको मैं यहाँ पे अगला स्टेप लिखता हूँ। देखो जैसे ये है समेशन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन j फ्रॉम 0 टू n, ये मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू j, है ना, क्योंकि यहाँ x की जगह j है, इसमें जहाँ x है वो यहाँ पे j है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू j है। और j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे j की वैल्यू 0 हो सकती है प्लस, है ना, j 0, 1, 2, 3 अप टू n तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी वो तुम्हें ये बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू n मोर देन इक्वल टू 0, इस टाइप का है, ये मतलब हुआ ना। तो है ना, 0 तो ऑब्वियस है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्योंकि सपोर्ट 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो है ना सपोर्ट जो स्टार्ट होता है 0 से ही, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेस, तो फेलियर 0 से, इसका सपोर्ट 0 होता है इस पीएमएफ में, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। अब तुम क्या करो, देखो अब कुछ लोगों को लगता है यहाँ पे सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ना, अच्छा ठीक है, तो यहाँ इन्होंने लिख भी दिया सेंट्रल लिमिट थ्योरम, क्योंकि n टेंस टू इंफिनिटी लिया है ना, सैंपल साइज उस तरह से लिया है। लेकिन चूंकि हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आगे क्या करोगे, तो अब क्या करें, हाँ सीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा एक्चुअली। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ये xn टाइप का, ये समझ लो xn है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लो आप उससे, तो क्या आंसर आएगा, तो इसका मीन कितना होता है बताओ भाई, इस पीएमएफ में मीन कितना होता है सर RQ बाई P, तो ठीक है मीन घटा दो इसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कंपेयर करो, ये जो x मैंने लिखा है x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी, बोलो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ नेगेटिव बाइनोमियल, क्या लिखते हैं हम लोग नोटेशन नेगेटिव बाइनोमियल में, r, p, तो r इज व्हाट, r के प्लेस पे n है, कंपेयर करो उसके साथ, p के प्लेस पे क्या है 1/2, मान लो रैंडम वेरिएबल xn है, मैं xn बोल देता हूँ कि n इन्वॉल्व है ना, तो n इन्वॉल्व है तो xn है रैंडम वेरिएबल, तो xn लेस देन इक्वल टू n, तो यहां से अब ये तुम्हारा xn जो है नेगेटिव बाइनोमियल है n, हाफ, तो यहां से e ऑफ xn क्या होगा, व्हाट इज मीन, भाई बताना था ना, मीन n आ जाएगा, है ना, RQ बाई P कह रहा था ना, RQ बाई P, तो R की जगह n है तो n इंटू हाफ अपॉन हाफ, तो n ही आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो, है ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी डिवाइड करने की, क्योंकि है ना xn माइनस इसका मीन n है अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ xn, जो भी वेरिएंस आता है, तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ राइट साइड में घटाओगे 0 ही हो जाएगा, तो मतलब कहने का मतलब ये क्वांटिटी कहाँ क्या बन जाएगी, z में कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो ये क्वांटिटी z में कन्वर्ट हो जाएगी, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल, अच्छा लिमिट खत्म हो गया क्योंकि लिमिट की वजह से ही वो z बना है, तो अब z बन गया, और ये हो गया 5 इज हाफ, है ना, जैसे कि उन्होंने सॉल्व भी किया है, तो ठीक है जी। एक्चुअली ये लोग भी क्वेश्चन में गलत ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल में थोड़ा लगाने की क्या ही जरूरत है, क्या इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n तो हमारा यहाँ पैरामीटर हो गया, ये सेंट्रल लिमिट थोड़ी यूज होगा, ये तब आता था एक क्वेश्चन ना, गलत ही लिखा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n क्या होता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन है यहाँ पे, n तो सैंपल साइज है, यहाँ तो पैरामीटर है, फिर भी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। सो ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, तो इसमें दोनों पार्ट हो गया ना सॉल्व, देखो इसका भी आंसर जैसा अभी हमने निकाला है, तो इसका 1/2 आया, और इसका आंसर e की पावर -1/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 5। नेक्स्ट बताओ इसके आगे, 10 सर,
10 देखिए, तो जैसा 10 है ना, सिंपली आपको 2023 में क्वेश्चन आया था इस तरह, आपको फिट करना है समहाउ सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे ट्राई पर करना ये है। क्वेश्चन को मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन में हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो जी, हम इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे, तो फिर हमको सिर्फ वेरिएंस ही तो निकालना पड़ेगा। किसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा? यस, किसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। पर ये तो हो जाएगा, इजी है। तो करो ना फिर सॉल्व। अल्फा अपॉन रूट एन, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। अब आप, है ना, ऐसे तो इजी है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट याद करो, तो क्या होगा, un माइनस 2 अपॉन दिस। हाँ, y का डिस्ट्रीब्यूशन में रख देना रहेगी, लाइक y is x by 1 by minus x, so it's meant to रुको, x का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ x बताओ क्या है, बीटा 6,1। सो बीटा फर्स्ट काइंड है ना 6,4, और ये थ्योरम होता है एक्चुअली, तो ये yi जो होगा बीटा सेकेंड काइंड बन जाएगा, बीटा सेकेंड काइंड 6,4 हो जाएगा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि व्हेन xi इज बीटा फर्स्ट काइंड m, n, तो x अपॉन 1 माइनस x जो होगा दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बीटा सेकेंड काइंड एंड सेम पैरामीटर रहेगा। तो यहाँ से देखो बीटा सेकेंड काइंड में मीन क्या होता है, वहां से मीन निकालो जरा y का, क्योंकि un क्या है, y बार ही तो है, ये un जो लिखा है इन्होंने क्या है, ये y बार है, और y बार का मीन वही होता है जो ईच yi का होगा, तो y का मीन क्या आएगा, बीटा सेकेंड काइंड में मीन बताओ क्या होता है 6,4, अल्फा बाय बीटा माइनस आ जाएगा, अल्फा बाई 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बीटा माइनस 1 मतलब 6 by 4 minus 1 2 आ जाएगा। हाँ 2 आ गया, तो यही 2 यहाँ पे है। तो तुम्हें क्या करना है, ये अल्फा कुछ नहीं है, अल्फा इज जस्ट, तुम क्या लिखते हो, सिग्मा बाई रूट है ना, तो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ y, मतलब वाई आई, तो इसका वेरिएंस निकालो कितना आएगा, वो वेरिएंस का रूट ले लो, तो वही अल्फा है, मतलब जैसे सिग्मा, अल्फा इज सिग्मा एक्चुअली। तो उसे फिट करना है आपको, somehow you have to fit on the central limit theorem, ठीक है ना। इसका वेरिएंस का फॉर्मूला देख लो, बीटा सेकेंड का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, जो भी आएगा उसका रूट ले लो, वही आंसर है। ये सब हो जाएगा सर, ये मैं भूल ही गई थी, लाइक हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए 7 कह रहा है कि x1 x2 xn डॉट 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 बी द आईआईटी रैंडम वेरिएबल कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में शिफ्ट किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि yi जो है इस तरह से है, नो प्रॉब्लम, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी प्रोबेबिलिटी yn माइनस, अब देखो आपको बस समझना क्या है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है इन्होंने, पर ये देखो ध्यान से देखो, इसको क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये किसका डेफिनेशन है बताओ, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मतलब है yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड yn माइनस k मोर देन एप्सिलॉन 0, लेस देन एप्सिलॉन होता 1 होता, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, इसका मतलब है कि yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k, इस टर्म का मीनिंग है। ओके, अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो यहां मैं अगर x माइनस xi माइनस 1 को y नाम दे दूं, yi नाम दे दूं, तो बताओ yi का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल 1/2 लिखते हैं, मतलब मीन 2। ओके, अब यहां से ये ध्यान दो, ये आपको क्या क्या है इन्होंने, yi जो है, तो यहां से xi माइनस 1, सो सी केयरफुली, तो ये जो yi है, yn यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, अच्छा इसका कुछ नया नाम दो, नॉट yi कुछ भी, तो बताओ e ऑफ, एक्सपोनेंशियल हाफ i स्क्वायर 1 डिग्री का फ्रीडम होता है। हाँ रुक जाओ, तो
एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2 इज काई स्क्वायर 2, सही बात है। तो इसका मीन कितना है और इसका वेरिएंस कितना है, मतलब इसका वेरिएंस कितना है। हाँ, व्हाट इज मीन एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ xi माइनस 1, कितना आएगा। तो ये तो 2 था और ये कितना है 4। तो केयरफुली देखो, सो इन दोनों को यूज करके मुझे बताओ व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ xi माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कितना आएगा। सर xi minus 1 एक्सपोनेंशियल इनटू कैसे फॉलो करते हैं, xi तो शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है ना। हाँ तो देखो ध्यान से रखो ना, x मोर देन 1 है तो x माइनस 1 क्या होगा, मोर देन 0, तो उसको y रख दो और यहाँ भी y रख दो, ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ है तो y बराबर x माइनस 1, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज करो। तो e ऑफ xi माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा इन दोनों से बताओ। 0 8 आ रहा है। क्या होता है e ऑफ x स्क्वायर बराबर वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, तो ये आपका टोटल 8 आ गया। अब ध्यान दो ये e ऑफ xi स्क्वायर है, अब yn को केयरफुली देखो, तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ yn होगा दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 बाई n समेशन xi माइनस 1 का मैं कुछ नाम रख रहा था, फॉर एग्जाम्पल ui रख दूं मैं, अगर ui इज xi माइनस 1 तो ये ui स्क्वायर है एक्चुअली, है ना। सो ये ui स्क्वायर है, मत रखना मत रखो, यही ui है, ui इज नथिंग बट xi माइनस 1 बोल रहा हूँ, xi माइनस 1। सो मेरा कहने का मतलब ये, तुम नाम नहीं रखना चाहो मत रखो, सो यू डोंट रीनेम, डायरेक्टली भी हो जाएगा, बिना नाम रखे भी हो जाएगा। सो यहां से क्या करते हैं, ये xi माइनस 1 का होल स्क्वायर है, i फ्रॉम 1 to n। तुम्हें याद है ना x बार का मीन किसके इक्वल होता है, x1 के, मतलब किसी एक रैंडम वेरिएबल के। तो इस क्वांटिटी का मीन किसके इक्वल आएगा, 1 by n समेशन दिस स्क्वायर है ना। तो इसकी xi माइनस 1 के, मान लो ui क्यों रख रहा था, तब आपको देखो ये u बार है, एंड u बार का मीन जो है एक u के इक्वल आएगा, और इसका मीन कितना, सॉरी नॉट इसका स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, अगर स्क्वायर नहीं होता तो वो आता है, स्क्वायर है ना। सो 1 by n समेशन दिस, सो इसी में तुम बाहर कर लो, इसको ऐड कर लो, ये IID है तो n टाइम n कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना आया मेरे पास 8। तो अभी तो क्या किया मैंने, मैं इस yn का मीन निकाल रहा था, क्यों, तुम्हें याद है मैं ये बोल रहा हूँ yn इज u बार। अब जो मैं कह रहा था वो तरह समझो, मान लो ui इज दिस, तो ये जो yn यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस yn इज u बार, जहां पे u क्या है xi माइनस 1, x माइनस 1। तो ये बताओ u बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, expectation of just u, so this quantity will converge just expectation of this, ये क्वांटिटी मतलब दिस इज 8 एक्चुअली, इतना दिमाग नहीं लगाना, दिस इज जस्ट 8, सो k इज 8। अब देखो कैसे, अभी xi माइनस 1 का नाम मैंने u रख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये u स्क्वायर हो गया, 1 by n समेशन u स्क्वायर, तो इसकी मीन u स्क्वायर के इक्वल आएगी, वो 8 आई है। तो yn जो है वो u बार एक्चुअली, सो दैट इज इक्वल टू, यही इक्वल है 8 के, दिस इज 8 एक्चुअली, और ये yn इज नथिंग बट द u बार। अभी क्वेश्चन पूछो अगर कहीं दिक्कत है बताओ। मेनली क्या हुआ है, तुम जानते हो ना x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, तो वही हो रहा है यहाँ पे। तो xi की जगह xi माइनस 1 का होल स्क्वायर यूज हुआ है, यहाँ अगर xi होता जस्ट तो ex आंसर होता, तो वो xi की जगह ये यूज हुआ है, तो x की जगह यहाँ पे बस इसका मीन यूज करना है। तो कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे कि जो तुम्हारा, ध्यान से देखो, मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सॉरी वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट याद करो, 1 by n समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n converges in probability to what,
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स आई स्क्वायर चलेगा। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा वाई एन है वो क्या है, वाई एन इज एक्चुअली 1/n समेशन एक्स आई माइनस 1 स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, so that will converge in probability to expectation xi minus 1 whole square, और यही है मेरा 8 आया है। तो यही मैं 8 पहले फाइंड कर रहा था, या ये समझ लो कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स बार, जो कि म्यू होता था, आपको याद होगा, ये लिखते हैं ना x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो वही हुआ है कि दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू दिस, और ये बता रखा है आपको, डेफिनेशन लिख रखा है यहाँ पे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का, कि yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k, और यहाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सजेस्ट कर रहा है कि this yn will converge into probability to e of x1 minus 1 whole square, so this is your k actually, this is your yn and this is your k, तो आंसर हो गया, ठीक है। so this is yn will converge in probability to k, तो yn ये है, k तुम्हारा 8 है। somehow तुझे yn का मीन निकालना था, है ना, तो उसके लिए थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूज हुआ, xi minus 1 को मैंने कुछ नया नाम रख दिया इस तरीके से। पूछना है किसी को कुछ, देख लो, चलो नेक्स्ट बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 18, उसमें सर बस वेरिएंस का आई डोंट नो कौन से करा, उसको ऐसे आंसर नहीं आता। 18 यस सर। ये वाला, ओके। ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a sequence of IID this Sn summation है x बार, ठीक है, then the distribution of which of the following sequence of random variable converges to normal with mean 0 and finite variance। देखो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का दूसरा वर्जन बताता हूँ, तुम लोगों ने क्या देखा था, x बार माइनस म्यू, तो है वही चीज है, मतलब सिग्मा बाई रूट एन, या इसी को है ना लोग रूट एन को अपॉन में ना लिख के बुक में ये रूट एन को उधर लिखेगा, सेम चीज है। तो हमने ये पढ़ा है कि दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, यही देखा था हमने। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो x बार माइनस म्यू 1/√n, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू क्या होगा, हाँ, क्योंकि तुम इसका वेरिएंस निकाल के देखो क्या आएगी, इसका वेरिएंस निकालोगे तो पहले, अब अगर यहाँ वेरिएंस निकालोगे तो 1 आएगी, यहाँ वेरिएंस निकालोगे इसकी तो चेक करो क्या आएगी, इस क्वांटिटी का वेरिएंस निकालो तो मीन तो 0 रहेगी, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आएगी, तो ये तुम्हें यूज करना है वहां पे। तो इसी को तुम ठीक से लिखोगे तो है ना, बुक्स में क्या करते हैं, इसी को लोग ऐसे ना लिख के √n टाइम x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा, या इसी को लोग यहाँ लिखते हैं √n x बार माइनस म्यू, है ना। इसी में एक डेल्टा मेथड आता है कि लाइक g ऑफ x बार माइनस g ऑफ म्यू अपॉन 1/√n, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √n टाइम, है ना, मतलब √n टाइम g ऑफ x बार माइनस g ऑफ म्यू, जो कि है g ऑफ x बार माइनस g ऑफ म्यू अपॉन 1/√n, सेम चीज है। सो दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, ठीक है, 0, और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या था, सिग्मा स्क्वायर उस पॉपुलेशन का वेरिएंस है जहां से x1 x2 xn आया है, तो नॉर्मल 0, जीरस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये आ जाएगा। सॉर्टेड से बन जाएगा। यहाँ पे फाइनाइट वेरिएंस दे रखा है, अगर वेरिएंस 1 दे रखा होता तो हमको फर्स्ट लॉ फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ, फाइनाइट वेरिएंस है, वेरिएंस फाइनाइट आ जाए चलेगा, तो बस तुम देख लो इसके जैसा कौन है, काफी है।
ठीक है, तो आपको बस देखना किसका इसका फाइनाइट वेरिएंस आएगा। तो मोर देन वन ऑप्शन हो सकता है, देख लेना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ, तो बस वो तुम्हें देखना है कि, तो कोई नहीं, ऐसे डायरेक्टली वेरिएंस निकाल लो, दिख जाएगा फाइनाइट वेरिएंस किसका आता है, लेकिन उस फॉर्म में आना चाहिए। नॉर्मल पे कन्वर्ट कब करेगी, जब इसका मीन ये आना चाहिए, तो वहाँ से मीन निकाल लो, दिख जाएगा। ये कर लूंगी फिर 99 हाँ हाँ, तो 19 वाला 19 वाला, हाँ सर। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ये समझ नहीं आता। ये Z1 ZI1 ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो जी क्या बोल रहा है ये कि x1 x2 xn be a random sample from uniform 1, 2, तो xi's are from uniform 1, 2, y1 y2 yn be random sample मतलब IID random variables from uniform 0, 1, तो मतलब xi is from uniform 1, 2, yi from uniform 0, 1, so xi is from uniform 1, 2, yi is from uniform 0, 1. अब सपोज दैट द टू रैंडम सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, और ये दोनों इंडिपेंडेंट दे रखा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक। अब डिफाइन किया जेड की वैल्यू 1 है या 0 है, सो जेड आई इज 1 और 0, तो जेड आई क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, xi क्या है, xi कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, yi भी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और zi क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि zi का रेंज तुम्हें बताया था ना कि जिस रैंडम वेरिएबल का रेंज काउंटेबल सेट आ जाए मतलब वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो zi के रेंज में दो ही वैल्यू, या तो 0 होगी, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है तो फंक्शन विल टेक आइदर वैल्यू 1 और 0, सो इसकी वैल्यू ये या तो 1 आएगी या 0 आएगी, तो ये 2 पॉइंट फंक्शन हो गया। इनफैक्ट zi इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ये बोल रहा हूँ कि zi का डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली होगा, बर्नौली p। अब वो p क्या है बताओ जरा, मैं बोलना चाहता हूँ zi इज बर्नौली p। कैसे, क्यों आइडिया है बर्नौली p का, क्योंकि बर्नौली का सपोर्ट 0, 1 होता है ना, तो बर्नौली ही होगा, कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट 0, 1 सिर्फ है वो बर्नौली ही होगा, ठीक है। तो xi yi का क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, हाँ, fxi y अभी तुम देखो जरूरत क्या है उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ zi इज बर्नौली p। हाँ इसकी प्रॉपर्टी xi yi लेस देन 1 जो निकलेगी वही होगा ना। अब देखो जैसे zi की वैल्यू, तो zi के बजाय आई टेक x, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ राइटिंग xi आई राइट x, yi आई राइट y, zi आई राइट जस्ट z। अभी समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने बोला कि zi जो है बर्नौली p है, तो इसका क्या मतलब z इज बर्नौली p, सो प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1 ही तो p होता है, बर्नौली में क्या होता है z इज इक्वल टू 1 इज p, z इज इक्वल टू 0 इज 1 माइनस p, सबको याद तो है ही, सो प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 0 इज 1 माइनस p, तो पहले मेरा काम है p निकालना, सो z इज इक्वल टू 1, बताओ जरा क्या आएगा, मैं वही पूछ रहा हूँ व्हाट इज दैट p, सो p z इज इक्वल टू 1। अब सोचो z की वैल्यू 1 कब आएगी, when x into y is less than 1, तो जब x into y लेस देन 1 हो जाए। अब आपको इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है, हाँ सर, उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेके फिर उसका रेंज को लेस देन 1 करके निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, fx of x, fy of y, dx dy, ये फॉर्मूला होता है, एंड वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस। इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या है, अब ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो थोड़े आंख खोलो अपने, आंख ना सही से क्वेश्चन पढ़ा करो, ठीक है। और यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। तो
इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, सपोज दैट टू रैंडम सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, एक्स आई वाई आई इंडिपेंडेंट है, तो ठीक है, तो ज्वाइंट को हमने प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल लिख दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अब इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो x तो यूनिफॉर्म 1 2 है, तो 1/2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 1 आ जाएगा, dx dy, तो ये हो गया, मतलब 1 आ गया इन ऑल, कहने का मतलब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है xy का प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स होगा, दोनों का पीडीएफ 1 आएगा, तो एट द एंड ये 1 हो गया dx dy, यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन। तो इसका मैं ग्राफ बना कर दिखा देता हूँ। तो x की वैल्यू, ये x है ये y है, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है, y की वैल्यू 0 और 1 के बीच है। ठीक, मैं थोड़ा ग्राफ ना थोड़ा लार्जर लेता हूँ, देखो सो 1 2 और ये xy इज इक्वल टू क्या ग्राफ है, xy इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, xy इज इक्वल टू 1, तो xy इज इक्वल टू 1 है, तो x को 1 रख देते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉइंट 1,1 है, ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब आपको देखना है तो आपका सपोर्ट क्या था, पहले सपोर्ट देख लो, जो आपका सपोर्ट था एक्चुअली support is x between 1 and 2 and y between 0 and 1, so ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है this is support, support किसका, joint random variable xy का, मतलब अभी के लिए सैंपल स्पेस समझ लो, तो ये आपका सैंपल स्पेस था। अब आपको इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है xy लेस देन 1 की, तो हमने ग्राफ बनाए xy इक्वल टू 1 का, हमने किसका ग्राफ बनाया, xy इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाया, रफली ये समझो है ना, सो दिस इज अ ग्राफ फॉर xy इज इक्वल टू 1। अब आपको डिसाइड करना है कि xy लेस देन 1 किधर होगा, लोअर साइड या अपर साइड, तो मुझे क्या डिसाइड करना है, xy लेस देन इक्वल टू 1 ना, बताओ किधर होगा, लोअर साइड या अपर साइड, तो कोई पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट ले लो, 0 0 ही ले लो, तो 0 0 रखोगे तो xy लेस देन 1 है ना, सो दिस इज योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, सो ये आपका इवेंट है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक, तो क्या करोगे, ठीक है, तो इस रीजन पे आपको, ये येलो रीजन दिख रहा है ना, इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, तो क्या फाइंड करना था आपको, तो आपको फाइंड करना है जो p मैं आपसे पूछ रहा था, स्मॉल p that is z is equal to 1 and that reduced to xy less than 1 and that reduced to double integration dx dy। अब देखो आपको देखना है, पहले खुद से समझना है कि dx dy इज बेटर और dy dx इज बेटर, तो जो बेटर होगा वो लो आप, तो यहाँ आसान लग रहा है, ये लिमिट लेना पहले आसान है, तो मुझे dy dx लिखना पड़ेगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग dy dx हमारी मर्जी है ना, मैं dx dy से इंटीग्रेट करूँ, dy आंसर सेम आएगा, तो जो इजी लगेगा मैं उससे इंटीग्रेट करूंगा, सो dy dx, सो y की लिमिट, यहाँ y बराबर क्या है 0, x एक्सिस है, यहाँ y बराबर क्या है, क्या है जी, 1/x, तो 0 to 1/x। अब ये जो रीजन है इस पे x की लिमिट क्या है, तो 1 से 2, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 1 से 2, ठीक है, अच्छा 1/x dx, तो ये log 2 माइनस log 1, तो log 1 तो 0 हो गया, तो log 2 बेस e, तो ये फाइनली आपका आ गया p की वैल्यू जो मैं p आपसे पूछ रहा था, सो दिस p जो मैं पूछ रहा था, ये जो p है ना, ये log 2 है, ln 2 आ गया, दिस स्मॉल p मतलब z इज बर्नौली विथ पैरामीटर p इज इक्वल टू log 2। अभी मैं इधर ही हूं, अभी यहां तक पहुंचे नहीं है, जस्ट मैं x का डिस्ट्रीब्यूशन पता था, y का पता था, मैं z का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा था, ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, ये समझ लो, तो हमने अभी xy के हेल्प से
जेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया कि जेड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर p इज इक्वल टू log 2। अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है आपसे, ये अगला स्टेप क्या है, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन, निकालना पड़ेगा। रुको अरे रुको तुम, दिस लिमिट n टेंड्स टू प्रोबेबिलिटी, ये जेड बार ही तो है, ये जो 1/n समेशन जेड आई है इसका मतलब क्या जेड बार, तो दिस इज जेड बार माइनस थीटा का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। इसका क्या मीनिंग है, जेड बार कन्वर्जेस टू थीटा इन प्रोबेबिलिटी। हाँ जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, जेड बार कहाँ कन्वर्ज करेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। तो ये एक्सपेक्ट थीटा कुछ नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड। देखो कन्वर्जेंस क्या यूनिक होता है, चाहे सीक्वेंस का कन्वर्जेंट हो या सीरीज का कन्वर्जेंस हो या प्रोबेबिलिटी में कन्वर्जेंस हो या डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्जेंस हो, अगर कोई रैंडम वेरिएबल या कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज करेगी तो यूनिकली कन्वर्ज करेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि जेड बार थीटा पे भी कन्वर्ज करिए और 2 थीटा पे कन्वर्ज करिए, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा मतलब ये है कि जेड बार कन्वर्जेस इक्वल टू थीटा, और वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है, थ्योरम है वो, तो थ्योरम इसलिए दिया गया कि हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। तो यहाँ पे जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EZ, तो EZ ही थीटा है। अब बताओ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या आता है, व्हाट इज मीन इन केस ऑफ दिस बर्नौली, p log 2 आ गया है ना, तो ये log 2 था और ये 1 माइनस log 2 था। तो यहाँ हमने जेड का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रखा है क्योंकि मुझे EZ की जरूरत है, मीन ऑफ जेड। तो बर्नौली में मीन आपको पता है, ये बर्नौली इज बाइनोमियल 1, p है ना, p इज log 2, तो NP, तो मीन इसका आ गया log 2, तो log 2 मतलब ln2। तो ये थीटा कुछ नहीं जेड बार का मीन है, मतलब ये लाइन जो लिखी हुई है ये डेफिनेशन है, जिन लोगों को याद है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा आपको, तो ये डेफिनेशन है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। तो इस लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है, ये और ये लिखना इक्विवेलेंट है, हमने इसको डिफाइन किया था, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। सो जेड बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, मतलब ये हो गया कि लिमिट प्रोबेबिलिटी जेड बार माइनस थीटा मॉड लेस देन एप्सिलॉन, मतलब कहने का मतलब ये हो गया। और मुझे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि जेड बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू EZ। EZ क्या है, तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आया वो EZ p है, तो आंसर log 2, इस क्वेश्चन का आंसर log 2 है। पूछा है थीटा क्या होगा, तो थीटा इज log 2, चेक करो। इसमें दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स कर दिया कि पहले जेड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और उसके बाद फिर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन तुम्हें याद है कि नहीं वो, और बाद में वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर यूज किया, तीन चीजें यूज किया मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एंड देन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 22। 22 देखो ध्यान से, ये हमारा एक अभी रिसेंटली किया था, ये तुम लोगों ने जैम 2023 का सॉल्यूशन 4 वीडियो सॉल्यूशन के पढ़े, उसको देख लो, पूरा सॉल्यूशन हमने अभी डिस्कस किया रिसेंटली 9 to 11 जो कर रहे थे हम, बैच 3 स्टार्ट किया था जो, तो बैच 1 हमारा वो था है ना, जिन लोग बैच 1 था जो फर्स्ट में को स्टार्ट किया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो बैच 1 ओवर हो चुका है, बैच 2 ये चल रहा है अभी, बैच 3 हमारा PYQ बैच था जो अभी मैंने होल्ड पे रखा है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर बैच 4 आएगा आगे, उसमें मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे ना 1 नवंबर के बाद, तो 1 नवंबर के बाद दोनों बैच चलेगी, बैच 3 बैच 4, बैच 3 में PYQ डिस्कस होगा, बैच 4 में मॉक टेस्ट डिस्कस होगा। बैच 5 भी हमारा चल रहा है, बैच 5 अभी 9 to 11 में चल रहा है। बैच 5 क्या है, पर्टिकुलर गेट का बैच है, जो गेट एक्सक्लूसिव बैच है, सिर्फ वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो गेट में है, जैम में नहीं है ना, तो वो जैम, तो 5 बैच ऐसे हमारा पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा इस बार, ऐसा है अलग करके, ठीक है। एक बार डिस्कशन वाले सर वो रात में रख लेंगे थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन 22 सर। देखते हैं उसको, कोशिश करता हूँ मैं, तुम थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करो अगर पॉसिबल हो तो। सर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ना वरना। हाँ कोशिश करो क्योंकि सबके साथ लिमिटेशन है। हाँ
अभी तो अकेले ही पढ़ा रहे हैं तो सीखना भी तो है, तो सीखेंगे कैसे? तो पढ़ाएंगे तो सीखे। तो होता क्या है ना, लोग इंटरव्यू देने के लिए तैयारी करते हैं, मेरा क्या यही तैयारी चल रहा है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं। ये पिछले बार गेट में 3rd रैंक क्यों आया, इसी यही तो तैयारी। मैं अलग से थोड़ी पढ़ता हूँ कभी कुछ, मैंने पीएचडी के लिए अलग से नहीं पढ़ा है। मेरी पीएचडी जल्दी कंप्लीट क्यों हो गई? लोगों को पीएचडी में 8-8 साल लगते। मेरे खुद सीनियर जिसको 8-8 साल लगे, उन्होंने 13 में ज्वाइन किया और 22 में डिग्री मिली। 9 साल लग गए पीएचडी करने में, मेरे खुद सीनियर है। और मैं अभी 21 में ज्वाइन किया, मैं अभी डिग्री ले सकता हूँ, लेकिन रूल है कि 3 साल से पहले कोई पीएचडी नहीं कर सकता। अभी इन्होंने रूल बना रखा है कि मिनिमम 3 साल देना ही है पीएचडी में, वरना मैं पीएचडी करके निकल चुका होता। क्योंकि पीएचडी में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होने चाहिए, मेरे 4 अभी हो चुके हैं पब्लिश, 4-5 और पब्लिश होंगे 1 साल में 2 साल में। तो ऐसा है, तो ऐसे कितने वाली पीएचडी मेरा क्यों हो गया, जबकि मैं ऐसा नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ, 13 साल से लगातार मैं 4-5 घंटे पढ़ा रहा हूँ। यही तैयारी हो रही है मेरी। लोग अलग से तैयारी करते हैं। पीएचडी में तुम आओगे 1 साल कोर्स वर्क ही करते हैं लोग, कि पहले साल तुम्हें पढ़वाते हैं कि पढ़ो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अब मैं क्या ही बेस स्ट्रॉन्ग करूँगा, पिछले 13 साल से बेस ही स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ ना। पढ़ाना क्या है, बेस ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है मेरा। तो यही फायदा है, तो पढ़ा रहे तो सीख रहे हैं, बस यही है। सब कुछ अकेले पढ़ा रहे तो अकेले सीख रहे हैं, अकेले पैसे भी कमा रहे हैं, दोनों काम हो गया है ना। तो इस तरह से तो 22 पहले कर दीजिए सर। अच्छा रुको 23 पहले कर लेते हैं, फिर 22 पे आते हैं। इससे आसान है, एक लाइन का है ऐसे तो। ये तो वेरिएंस निकाल के ही होगा। हाँ बस है ना, ये तो एक लाइन का है। तो जैसे इसको ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में डेफिनेशन बताया मैंने। तो क्या होता है कि देखो ध्यान से क्या कह रहा है, x1 x2 xn be a sequence of identity random variable each having uniform 0-1 distribution, ठीक है। और y be the random variable having discrete distribution function g। तो मतलब g क्या है, CDF है ना। सो g is CDF है हमारे पास। और सपोज दैट, अब देखो इसको याद करो, ये क्या है, मान लो ये yn है फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी yn लेस देन इक्वल टू x। और ये g क्या है, CDF है। किसका CDF है, y का। y बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग CDF g। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, y लेस देन इक्वल टू x। तो इसका मीनिंग ये है, और इसको मैंने yn नाम रख दिया है। अब ये देख के बताओ इसका क्या मीनिंग है, ये किसका डेफिनेशन है। हाँ, तो ये कहना चाह रहा है कि yn जो है कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू y। तो मतलब यहां ये कहना चाह रहा है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, दिस रैंडम वेरिएबल कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू किसका CDF है, उस पे। तो ये y का CDF है, तो इसका मतलब ये है। तो इसका जो वेरिएंस आएगा वही इसका वेरिएंस आएगा, जो इसका मीन आएगा वही इसका मीन आएगा n टेंस टू इनफिनिटी करने पे। तो यहाँ पे क्या पूछा है तुमसे कि व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y। तुम्हें इसका वेरिएंस पूछ रहा है, तो तुम इसका वेरिएंस निकाल लो। ठीक है ना, जैसे हम लोग वहां लिखते हैं सेंटर एलिमेंट थ्योरम में x बार माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा बाई रूट n। तो उसका जो वेरिएंस होगा वो 1 आएगा n टेंस टू इनफिनिटी पे, उसकी जो मीन आएगी वो 0 आएगी n टेंस टू इनफिनिटी पे। सेम चीज है यहाँ पे। सो इसका वेरिएंस निकाल लो, इजी है। तो यू फाइंड वेरिएंस ऑफ दिस, तो हो जाएगा। तो अगर तुम वेरिएंस फाइंड करोगे तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xn। निकल जाएगा ना, इजी है। ये तो IID है ना, IID है तो सबका वेरिएंस इक्वल है। तो 1/16 बाहर, वेरिएंस x1 वेरिएंस x2 वेरिएंस xn। अच्छा यहाँ तुम n टेंस टू इनफिनिटी लगा सकते हो अगर ये लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि है ना इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस पे कन्वर्ज कर रही है कब, जब n टेंस टू इनफिनिटी है ना। यहाँ इनफिनिटी लगा रखा ना, तो इसीलिए लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि n का कोई रोल ही नहीं है। इसका 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 वेरिएंस इक्वल है, तो n का यहाँ कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि xn और x1 का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहेगा। तो 3 टाइम वेरिएंस ऑफ x1, और वेरिएंस कितना है इसका, यूनिफॉर्म 0-1 का वेरिएंस कितना होता है ना। तो यहां से आ गया आपके पास 1/16 इंटू 3, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये आ गया b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है 4, तो 1/64, तो ये आ गया।
ठीक है। सो ये कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस था। ट्वेंटी टू में क्या दिक्कत है देखो, तो ऐसे क्लास में डिस्कस किया होगा हमने ये, तो ये लिमिट थ्योरम हालांकि नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। हाँ हाँ, सो ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल, ठीक है, व्हेन n इज लार्ज। तो होता क्या है, जो हाइपर ज्योमेट्रिक है, हाइपर ज्योमेट्रिक, इसमें 3 पैरामीटर था n m n। सो व्हेन योर दिस n है ना, मतलब इनमें से जो भी स्मॉल n, मतलब स्मॉल क्या कैपिटल N कन्वर्जेस टू इंफिनिटी, ठीक है ना, तो उसे क्या आ जाएगी, देन दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल, क्या बनता है भाई, ये बनता है, ठीक है। सो जब कैपिटल N वेरी लार्ज क्वांटिटी है, उस केस में मतलब कैपिटल M और N दोनों लार्ज क्वांटिटी है, M and N बोथ आर लार्ज क्वांटिटी, इनफैक्ट तीनों लार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो N हालांकि है ना, तो अगर ये लार्ज क्वांटिटीज हैं देन यू कैन अप्रोक्सीमेट। यहाँ कैपिटल N क्या होता था हाइपर ज्योमेट्रिक में, याद करो इंटरप्रिटेशन, कि कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ, मान लो बॉल्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। M क्या है, अब उसमें दो तरह के होंगे, दो ही पॉसिबिलिटी होती है हाइपर ज्योमेट्रिक में, या तो मान लो फॉर एग्जांपल व्हाइट या ब्लैक हो गया। सो दिस M इज द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, और N क्या है, नंबर ऑफ बॉल वी ड्रॉ, दैट इज N, स्मॉल n, और X जो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन। मैं बोल रहा हूँ बॉक्स में टोटल कैपिटल N है, उसमें M नंबर ऑफ व्हाइट है और बाकी कैपिटल N माइनस कैपिटल M ब्लैक है मान लो, तो और स्मॉल n वी आर ड्रॉइंग, तो ये 3 पैरामीटर है उसमें, ठीक है ना। X रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन, तो उसमें हाइपर ज्योमेट्रिक बनता है। तो उसी चीज को यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट होता है और ये विथ रिप्लेसमेंट होता है ना। उसमें वही है कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन, तो अगर विथ रिप्लेसमेंट है तो हर बार व्हाइट की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी, तो हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल हो जाएगा, और बर्नौली ट्रायल हो जाएगा तो यहाँ से m/n आ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस n, p, p की वैल्यू इस तरह आ जाएगी। सो ठीक है, अब देख लो इससे हो जाएगा क्वेश्चन। अब विथ रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल बनता है, विदाउट रिप्लेसमेंट में हाइपर ज्योमेट्रिक बनता है इन जनरल। और अभी मैं बोल रहा हूं चूंकि यहाँ n लार्ज है इस केस में, तो इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इससे हम, ये थ्योरम है। तो इसने क्या कहा है कि अ सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडमली, देखो यहाँ लिखा है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए हाइपर ज्योमेट्रिक बन रहा है। अगर ये विद रिप्लेसमेंट तो डायरेक्टली बाइनोमियल ही बनता, फिर हाइपर ज्योमेट्री का कोई काम ही नहीं था। चूंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, इसलिए एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा xn का वो हाइपर ज्योमेट्रिक बनेगा। चूंकि n लार्ज है तो वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा बाइनोमियल में। अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता तो डायरेक्टली बाइनोमियल ही बनता, फिर कोई अप्रोक्सीमेट का कोई सीन नहीं आता। तो a sample of size and drawn from an urn, जो भी urn containing 5n square balls है ना, एक बॉक्स है जिसमें टोटल 5n स्क्वायर है, जो मैं कैपिटल N बोल रहा था, तो जो कैपिटल N है मेरा इतना है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, इन विच 2n स्क्वायर है रेड, तो मान लो रेड को मैं ये बोल देता हूँ 2n स्क्वायर m हो गया, तो n माइनस m जो बचा होगा 3n स्क्वायर, तो ये है रेड। और बाकी दूसरा ऑप्शन भी होगा ब्लैक, तो ये है ब्लैक, ठीक। अब क्या बोल रहा है, xn डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द सेलेक्टेड सैंपल। देखो तो xn इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द सेलेक्टेड सैंपल, n सेलेक्ट किया ना हमने, तो नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। तो ये बाइनोमियल तब बनेगा जब ट्रायल्स आपके इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स ये हाइपर ज्योमेट्रिक बनेगा अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आपने ड्रॉ किया है तो अभी विदाउट रिप्लेसमेंट बनेगा ये, ठीक है। तो xn डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द सेलेक्टेड सैंपल, और l की वैल्यू जो है स्मॉल l है e ऑफ xn अपॉन n, n टेंस टू इंफिनिटी।
तो हो गया ना, अब कर लो यहाँ से। तो कहने का मतलब अब तुम्हारे पास जो xn है वो होगा बाइनोमियल ड्यू टू n टेंस टू इंफिनिटी, है ना, n लार्ज है तो ये भी लार्ज होगा, ये भी लार्ज है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो xn विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n कॉमा m बाई n ना, तो m 2n स्क्वायर, n आपका 5n स्क्वायर, तो ये आपका बन गया 2/5। देख लो, नाउ यू फाइंड, हो जाएगा जी। देखो, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ xn इज np, सो 2n/5 वेरिएंस ऑफ xn इज npq, है ना, तो यहां से हो जाएगा npq, npq इस तरीके से। देख लो भाई, ठीक है ना, हो गया ना। तो L जो पूछा है exn अपॉन n है, तो L की वैल्यू यहां से आ गई 2/5 आपकी, और जो m है n डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये 6/25 आ गई, तो m इज 6/25। अब पुट कर लो ऑप्शन में, देख लो, ए डी होगा सर। ठीक है ना, तो बाकी लोग मैच कर लो अपना, देख लो। सर एक बार प्लीज क्वेश्चन नंबर 24 एक्सप्लेन कर दीजिए। 20 कौन सा? लास्ट 24 20। कुछ क्वेश्चंस और नहीं ऐड किए हुए हैं लिमिट थ्योरम के, ये तो और क्वेश्चन था। हाँ, जैसे ये कहाँ तक ऐड किया, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि उसने सारे ऐड नहीं किए होंगे, बाकी पीवाईक्यू देख लो। ये इसमें थोड़ा गलती किया जाम वालों ने, हमने ये डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन उस पेपर में गलत है, मतलब क्वेश्चन ही समझ लो ऐसे गलत किया उसने, जिसने सॉल्यूशन बनाए हैं उसने भी गलती की है। तो मतलब ये अल्फा बीटा गामा के लिए गलत है। तो इसमें होता क्या है, फिर से देख लो, इसमें हमने डिस्कस किया था ऐसे। ये तुम्हें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x1 x2 xn be a sequence of IID random variables each having PDF this। तो इसको कंपेयर करके देख लो, तो ये जो x है, ये जो x तुम्हें दिख रहा है, ये गामा से कंपेयर करो, है ना, गामा से दिख जाएगा, x की पावर अल्फा माइनस 1 होती है, तो अल्फा 3 है, और बीटा की जगह e की पावर माइनस बीटा x, तो बीटा 1 है। तो यहाँ से ex कितना आएगा तुम्हारा, अल्फा बीटा, और जो वेरिएंस है वो अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक। तो क्या होगा, अब तुमसे पूछा क्या है, इसको ध्यान से देखो, मैं इसको लिखता हूं। तो ये इन्होंने क्या लिखा है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार लेस देन इक्वल टू x, यही निकालना है, ये मुझे कैलकुलेट करना, बाद में कंपेयर करेंगे। तो अब तुम्हें सोचना है क्या होगा, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस, x बार का मीन कितना आएगा, तो इसको 3 माइनस करो, तो x बार माइनस मीन अपॉन x बार का स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन √3/√10 ना, √3/√10 सिग्मा बाई √10, तो सिग्मा स्क्वायर है ये, दिस इज म्यू एंड दिस इज सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा बाई √10, तो ये हो गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 √3/√10, सर यहाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सिग्मा बाय √10 कब लेंगे और केवल वेरिएंस कब लेंगे। अरे तो सिंगल रैंडम वेरिएबल है, मान लो अकेला x है, तो x माइनस म्यू बाई सिग्मा होगा, अकेला है तो, क्यों, क्योंकि x का मीन म्यू है तो वो घटा है, x का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ही है, लेकिन जब तुम x बार लिख रहे हो तो x बार एक्चुअली नया रैंडम वेरिएबल है, ये इसका मतलब ये होता है, तो तुम्हें x बार का मीन घटाना है तो म्यू ही आएगा, और x बार का वेरिएंस कितना होता है, तो वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो मतलब यही रिड्यूस होके बन जाएगी सिग्मा बाई √n, तो ये तब आएगा जब यहाँ x बार है और x है तो सिर्फ सिग्मा आएगा। सर मतलब ये
एक्स बार एक्चुअली तुम्हारे पास n रैंडम वेरिएबल है, देखो यहाँ पे x1 x2 xn n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, उसका तुमने एवरेज लिया है एक्चुअली। x बार क्या है, एवरेज है, मतलब x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, ये है x बार। और जब x लिखते हो तो एक अकेला रैंडम वेरिएबल x है बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे x जो होता है वो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो उसके लिए तुम बताते हो कि ये जो आएगा ये नॉर्मल 0 1 आएगा। और यहाँ क्या है कि ये नॉर्मल 0 1 आएगा जब n टेंड्स टू इंफिनिटी होगी तब। तो यहाँ x बार का मतलब इस शॉर्ट में ये है 1/n समेशन xi i फ्रॉम 1 to n। तो इसमें तुम मीन लगाओ, तो मीन लगाओगे तो 1/n बाहर e ऑफ xi, तो मीन n टाइम ऐड होगा तो n म्यू अपॉन n, तो म्यू ही आ जाएगा। यहाँ से तुम e ऑफ x बार निकालोगे, सब e लगाओ दोनों तरफ, तो ये म्यू ही आ जाएगा। जब वेरिएंस x बार निकालोगे तो 1/n बाहर आएगा तो 1/n स्क्वायर बन के आएगा। अब आगे आएगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 अप टू वेरिएंस ऑफ xn, सबका वेरिएंस इक्वल है क्योंकि IID है। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, n सिग्मा स्क्वायर न्यूमरेटर में है, और ये 1/n के बाहर वेरिएंस था, तो ये वेरिएंस के बाहर जब आएगा तो 1/n स्क्वायर बन के बाहर आएगा। तो n सिग्मा स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, n n कैंसिल हुआ, तो इसीलिए ये आता है सिग्मा n सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर, जो कि रिड्यूस होकर सिग्मा स्क्वायर बाई n आता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ x बार है तो ये आएगा सिग्मा बाई रूट n। अब क्या करोगे देखो, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये हो गया z, लिमिट हटा दिया मैंने, z लेस देन इक्वल टू रूट n x माइनस 3 बाई रूट 3, ये तुम्हारा बना यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो, अब इसको तुम्हें इसके जैसा बनाना है, तो अब तुम्हें सोचना है कि ये क्या हो सकता है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो सोचो जब x की वैल्यू 3 से कम है तो क्या होगी, तो जब x मान लो 2 है तो ये नेगेटिव, ये माइनस समथिंग आएगी। और तुम्हें अच्छा यहाँ लिमिट अभी यूज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ n रह गया ना, तो लिमिट हटा नहीं सकते ना अभी। लिमिट हम कब हटा पाएंगे, जब n यूज कर लिया हो, अभी यूज नहीं किया मैंने, है ना। तो ये z तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में यूज करना, अभी z एंड रहने दो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये z में कन्वर्ट होगा और ये नेगेटिव नंबर बनेगी, तो ये 0 आएगा। What if x is equal to 3, तो इसी को आप ऐसा लिख सकते हो कि x more than equal to 3 and less than equal to 3, तो कितना आएगा, x equal to 3, x exactly 3 है, ठीक है। तो x जब exactly 3 रख दोगे यहाँ पे, तो तुम ये 0 हो गया इधर, रूट n का काम तो बाद में आएगा, तो x तो 0 हो गया, तो जब राइट साइड 0 हो गया तो z0 तो हाफ होता है। लेकिन क्या है, जिन लोगों ने इसका सॉल्यूशन बनाया है उन लोगों ने यहाँ 1 लिया है, तो आंसर तुम्हारा मैच तब करेगा जब यहाँ तुम 1 लोगे। तो अगर तुम 1 लोगे तो तुम्हारा आंसर मैच करेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ तुम अगर 1 कंसीडर करोगे तो आंसर मैच कर जाएगा। और फिर x की वैल्यू अगर 3 से ज्यादा है, जैसे इन्होंने लिखा है, तो उस केस में जब x 3 से है ना, मेरा आंसर 1/2 आ रहा है, ठीक है ना यहाँ पे, लेकिन आंसर मैच तब होगा तुम्हारा जब तुम 1 कंसीडर करोगे, तो वो गलती है। तो और x मोर देन 3 लेंगे तो क्या होगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा देंगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगी, तो इंफिनिटी zn लेस देन इंफिनिटी, तो ये 1 आ जाएगी। लेकिन आंसर मैच तब करेगा तुम्हारा जब यहाँ 1 है, 0 1 1 लोगे तो मैच करेगा। अब तुम कंपेयर कर लो इसके साथ, तो अभी अगर मैं अपने आंसर के साथ कंपेयर करूं तो ऐसा कुछ बनेगा, आप देखो। तो अगर है ना, मैं अपने आंसर के साथ कंपेयर करता हूं इसको, तो ये बनाएगा, कंपेयर करो ठीक से, तो 0 की जगह 0 है, kx की जगह 1/2 है, kx की जगह 1/2, लेकिन x यहाँ 3 फिक्स है, यहाँ भी x बीटा गामा के बीच है ना। तो देखो पहले राइट साइड देख लो लिमिट, तो बीटा की वैल्यू 3 है और बीटा गामा दोनों 3 है, बीटा इज 3 गामा इज 3 और गामा इज 3, फाइन। तो पहले ये लिमिट के साथ कंपेयर कर लो। अब ये kx, तो 3k, ये जो kx है, k यहाँ 3, x यहाँ 3 है मेरा,
तो 3k बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/2 है, लेकिन आंसर तब आएगा जब 1 रखोगे, मैं ये बोल रहा हूँ, आंसर मैच तब करेगा। और k गामा की वैल्यू, उनका k गामा, मेरा यहाँ 1 है। अब इससे फाइंड करो, तो k यहाँ से जैसे आया 1/6 और यहाँ k 1/6 रखोगे तो गामा 6 आ जाएगा, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन ये आ गया, यहाँ से 3 आया, यहाँ 6 आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन अगर तुम्हें आंसर मैच करवाने हैं तो यहाँ 1 कंसीडर करो, फिर देखो आंसर मैच कर जाएगा। तो यहाँ 1 लोगे तो यहाँ से k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, तो यहाँ से k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, और k जो ही 1/3 आएगी तो गामा 3 आ जाएगी, तो यहाँ भी गामा 3 है। अब तुम्हारे पास k मिल गया, गामा मिल गया, बीटा मिल गया, चाहिए क्या था? वही चाहिए था, देख लो। सो 2 बीटा प्लस 3 गामा प्लस 6k, सो 2 बीटा है ना 6 हो गया, 3 गामा 9 हो गया, और 6k तो 2 हो गया, तो ये 17 आ गया। ठीक है, तो यही आंसर होगा 17, लेकिन ये आंसर तब आएगा जब यहाँ 1 आएगा, लेकिन 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि x जब 3 एग्जैक्टली रख दिया मैंने तो ये तो 0 हो गया, तो n का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, √n × 0 हो गया ये। तो मान लो 0 × इन्फिनिटी भी बनती है, अगर 0 × इन्फिनिटी क्यों बनेगी? क्योंकि टेंस टू 0 तो है नहीं, x टेंस टू 3 तो ले नहीं रहे हम x एग्जैक्टली 3 ले रहे हैं, तो है ना, अगर टेंस टू लेते तो मान लो 0 × इन्फिनिटी बनता, फिर तुम कुछ एल हॉस्पिटल लगाते, कुछ ऐसा सोचते, लेकिन वैसा तो बनना नहीं है। कंटिन्यूअस में अगर पॉइंट लेते तो क्वालिटी 0 हो जाएगी ना, तो इन्होंने कंसीडर उससे ज्यादा क्या 3.1 कंसीडर कर दिया, 3.001 कंसीडर कर दिया। हाँ, तो उसमें 1 आ जाएगा, 3 से जो ही ज्यादा लेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 3 पे कितनी आएगी? x जब एग्जैक्टली 3, यहीं से x को 3 रख दो तो घटेगा, तो हाफ ही आ जाएगा ना ये तो ये है। तो जिन लोगों ने आंसर वो किए हैं उन्होंने गलत किए हैं, बनाए हैं जिसने, तो वैसा ठीक है। मतलब उसने डायरेक्टली लिखा होगा x लेस देन 30, x मोर देन इक्वल टू 3, 1 ले लिया होगा, फिर कर दिया होगा सब। तो मुझे डाउट ये था कि लाइक आप बोल रहे ना प्रोबेबिलिटी x = 3 पे हमारी प्रोबेबिलिटी हाफ आ रही है। हाँ, सिंस ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइंट प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी 0 हो जाती है ना। नहीं, तो पॉइंट कहाँ पे है? पॉइंट प्रोबेबिलिटी हम देख ही नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ x को एग्जैक्टली 3 रखो, स्मॉल x को 3 रखो, तो प्रोबेबिलिटी x बार -3, सॉरी x बार लेस देन इक्वल टू 3, ये तो हाफ आएगी। हम यहाँ स्मॉल यहाँ फिक्स करके x को अगर मैं यहाँ 1 फिक्स करूँ तो इस वैल्यू 0 आ जाएगी, स्मॉल x को यहाँ मैं 3 फिक्स करूँ तो वैल्यू हाफ आएगी, स्मॉल x को यहाँ मैं 4 फिक्स करूँ तो वैल्यू 1 आ जाएगी, इस तरीके से। तो उन्होंने आंसर में गलत किया है, तो हाँ नेक्स्ट बताओ। हाँ तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना जी, उसमें जो आपने बताया था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में, मतलब वो लैम्डा 1 टाइम 1x + 1 - लैम्डा टाइम जी, तो आपने वहाँ पे लैम्डा 1/2 लिया था। हाँ, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में 1/4 है, तो वो मैच नहीं करेगा ना जब नहीं तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए मैच नहीं करेगा। तो तुम पहले पीडीएफ बनाओ, क्या 1/4 के साथ ये पीडीएफ है? डू यू थिंक इट इज अ पीडीएफ? डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं अगर ऐसा ले लूं कि 1/4 e⁻⁻x - 4, दिस इज नॉट अ पीडीएफ। क्यों? तुम इसको चाहो तो इंटीग्रेट करके देख लो, ये तुम्हारा आंसर 2 देगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके देख लो चाहो तो। ठीक है, सेम ये भी, ये पीडीएफ नहीं है। और अगर मान लो अगर ये पीडीएफ होता और ये भी पीडीएफ होता ना, तो ये एफ वाला फिर पीडीएफ नहीं होता, तब भी क्वेश्चन गलत हो जाता। अगर ये 1/4 के साथ पीडीएफ है, ये 1/4 के साथ पीडीएफ है, तो ये जो एफ है ना वो पीडीएफ नहीं रहेगा फिर। तो अगर fx मैं अगर ऐसा लिख दूं, लास्ट टाइम में डिस्कस किया था मैंने ये f2x, तो ये पीडीएफ नहीं है। f1 f2 अगर पीडीएफ है, सो f पीडीएफ नहीं होगा फिर, सो f विल नॉट बी पीडीएफ। क्यों?
क्योंकि तुम f का जब इंटीग्रेशन करोगे 0 से इन्फिनिटी में तो 2 आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इनफैक्ट 2 + 2 4 आ जाएगा। मतलब इस केस में, इस वाले केस में अभी तुम अगर तुम मान रहे हो कि ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, तो 2 आंसर देगा पीडीएफ। इसको अलग से इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी में 2 आएगा, इसको अलग से इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी में 2 आएगा तुम्हारा। सर हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पीडीएफ हो जाएगा ना। तो आपको उस तरह से लिखना है, वही तो समझना है कि हमारे पास थ्योरम ये है, तुम्हें वो थ्योरम जानने की जरूरत है कि हमारे पास थ्योरम क्या है कि लाइक कि इफ f1x and f2x are two PDFs, किसी दो अलग अलग रैंडम वेरिएबल के, मान लो ऑफ x1 and x2 या PDFs of x1 and x2 are PDFs of x1 and x2 respectively, then ये जो मैं नया पीडीएफ लिख रहा हूं fx, तो ये होगा लैम्बडा टाइम f1x प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम f2x। दिस इज पीडीएफ ऑफ थर्ड रैंडम वेरिएबल x। x1 अलग है, x2 अलग है, x अलग है। इसका प्रूफ बहुत आसान है, तुम अगर इसको इंटीग्रेट करो लैम्बडा टाइम f1x प्लस 1 माइनस लैम्बडा टाइम f2x dx, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इस इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कर दो, ठीक है, ब्रेक करोगे तो क्या होगा, लैम्बडा टाइम f1 का इंटीग्रेशन, f1 तो खुद पीडीएफ है, तो f1 का इंटीग्रेशन किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये 1 के इक्वल आएगा, प्लस ऐसे ही 1 माइनस लैम्बडा टाइम जब f2 का इंटीग्रेशन करोगे, मैं ब्रेक कर रहा हूं इंटीग्रेशन को, पहले फंक्शन पे फिर दूसरे फंक्शन पे, तो ये भी पीडीएफ है, तो इसका भी आंसर 1 है। टोटल कितना आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, टोटल 1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ कि f1 भी पीडीएफ है, f2 भी पीडीएफ है, और ये खुद fx भी पीडीएफ है। अब तुम्हें इसको ऐसा इस तरह से इसको तुम्हें लिखना है, तुम इस तरह से इसको बैलेंस करो इसको कि f1 भी पीडीएफ हो, f2 भी पीडीएफ हो और fx भी पीडीएफ हो। तो fx पीडीएफ है वो लिख रखा है क्वेश्चन में, तो तुम्हें बस थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि कौन से कांस्टेंट बाहर निकालने हैं उसमें से ताकि वो पीडीएफ बन जाए, कौन से कांस्टेंट बाहर करने ताकि ये पीडीएफ बन जाए। अभी ये पीडीएफ नहीं है, दिस इज नॉट अ पीडीएफ, 1/4 टाइम इज नॉट अ पीडीएफ। मैं बताया क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे 2 आएगा, तो वो पीडीएफ नहीं है एक्चुअली। तो ये भी पीडीएफ नहीं है, इसको इंटीग्रेट करो 2 आएगा। और अगर तुम्हें ऑलरेडी डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो वैसे भी कंपेयर कर सकते हो तुम। डबल एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या होता है, 1/2b e की पावर x माइनस म्यू अपॉन b x बिलोंग्स टू r। अब तुम खुद सोचो यहाँ पे कि b को ऐसा क्या रखोगे कि पहला वाला बन जाए। कभी बना सकते हो पहला टर्म b को कुछ रख के, पहला बनेगा कभी, 2 रख दो तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 तो है नहीं तुम्हारे पास, है ना। अगर यहाँ b को मैं 2 रखूंगा तो बाहर तो 4 बन जाएगा, फिर e के पावर में भी 2 चाहिए, तो ऐसा है नहीं वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें इसको ठीक से देखना है कि हाफ टाइम f1x प्लस हाफ टाइम f2x ये है। जहां तुम्हारा f1x जो मैं लिख रहा हूं वो ये है 1/2 e की पावर मॉड x माइनस 4। अब चेक करो, b को 1 रखो ये आएगा, म्यू को 4 रखो, f2x तुम्हारा बनेगा 1/2 e की पावर मॉड x माइनस 6। यहाँ पे b को 1 रखो और म्यू को 6 रखो। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो f1 मैं लिख रहा हूँ ये डबल एक्सपोनेंशियल है, ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है विथ पैरामीटर 0,4। f2 लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है विथ सॉरी एक मिनट, b को 1 रखना हूँ, b कॉमा म्यू, म्यू कॉमा b, 4 कॉमा म्यू पहले बोलता हूँ b बाद में। तो म्यू के प्लेस पे 4 है और b के प्लेस पे 1 है, 4,1। तो f1 इज लाप्लास 4,1, f2 इज लाप्लास 6,1, ये चीज है। अब बताओ अभी डाउट क्या है, अभी भी बस सही था सर, तो समझ नहीं आया। अभी क्लियर हुआ ना क्यों बाहर ले रहे हैं हम, हाँ। क्योंकि
कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन पीडीएफ बनेगा। ये अकेला पीडीएफ नहीं हो सकता, अकेला ये पूरा पीडीएफ होता और ये भी पीडीएफ होता, दोनों का इंटीग्रेट होकर 2 आ जाता, तो ये पीडीएफ नहीं बनता फिर। तो ये 2 पीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक नया पीडीएफ बनाता है, 2 सीडीएफ का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एक नया सीडीएफ बनाता है। इनफैक्ट जो मिक्स रैंडम वेरिएबल तुम देखते हो बुक में क्यों नहीं लिखता है एक्चुअली, तुम देखना कहीं बुक में, किसी बुक में मिक्स रैंडम वेरिएबल नाम से रेयरली किसी बुक में लिखा मिलेगा, रेयरली। रैंडम वेरिएबल 2 तरह के बुक में लिखते हैं ना, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि मिक्स रैंडम वेरिएबल क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है डिस्क्रीट प्लस कॉन्टिन्यूअस का, इसलिए वो लोग लिखते नहीं है। तो जो भी मिक्स रैंडम वेरिएबल है दैट इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डिस्क्रीट एंड 1 कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इसलिए वो मिक्स को अलग से डिफाइन नहीं करता बुक में, बुक मान के चलता है कि 2 ही तरह के रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो है मिक्स्ड वो डिफाइन नहीं करता, क्योंकि वो उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है दोनों के सीडीएफ का। अच्छा, ये मिक्स नहीं था क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला खुद एक नया कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मिक्स आता है जब डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिलते हैं तब मिक्स बनता है, ये वाला मिक्स नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस ही था क्योंकि दोनों कॉन्टिन्यूअस है। और कोई रह गया इसमें, या अगला पीडीएफ ओपन करूं? सर आपको मैंने वॉइस भी भेजा है लाइक व्हाट्सएप पे 2 क्वेश्चन। जी जी असाइनमेंट पीडीएफ। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन जरा इसको ट्राई करते हैं क्या है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास fx दे रखा है 1/2e⁻⁻x x² x मोर देन 0। तो पहले तो ये बताओ कि ये x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस डिस्ट्रीब्यूशन में फिट बैठेगा ये? तो गामा x की जगह 3 और इसके जगह 1, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी Sn x1 से xn तक है, मोर देन इक्वल टू क्या है 3 टाइम n माइनस रूट n एंड दिस इज मोर देन इक्वल टू k। ये क्या है क्वेश्चन है, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देखो सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी Sn क्या है तुम्हारा, Sn का मतलब है x1 से लेके xn तक का सम। तो e ऑफ Sn क्या आ जाएगा, यहाँ ईच xi का मीन आएगा 3 into 1 3 आ जाएगा, तो 3n। वेरिएंस ऑफ Sn क्या आएगा, तो ईच x का वेरिएंस भी 3 होगा, तो ये भी 3n होगा, ठीक है। तो Sn माइनस 3n अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो रूट अंडर 3n। यही चीज इधर करो, सो सेम चीज। तो जब तुम 3n घटाओगे क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हारा बचा हुआ है माइनस 3 रूट n, क्योंकि 3n घट गया, और अपॉन में दिस, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहाँ से क्या आया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी, अभी मैं इसको Zn लिखता हूँ, मोर देन इक्वल टू, इसको कैंसिल करो तो रूट n कैंसिल, कितना बचा माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 हो गया, तो ये z हो गया, तो ये फाई ऑफ, क्या लिखोगे इसको, तो ये फाई ऑफ रूट 3 आ गया। हाँ भाई सर डिनोमिनेटर में सर रूट 3n है, न्यूमरेटर में 3 रूट n है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम ठीक से देखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको खोलो तुम और सही से समझो। देखो Sn में 3n, दोनों तरफ 3n घटाओ, यहां भी 3n घटाओ, यहां भी 3n घटाओ, और इसको डिवाइड करो रूट 3n से। रूट 3n से क्यों, क्योंकि Sn का स्टैंडर्ड डेविएशन,
अब ये 5√3 किससे ज्यादा होगा? तो तुम्हें ये बोल रहा है कि दिस क्वांटिटी इज मोर देन इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है ना। जब ऑप्शन तुम्हारा पहला 1 है तो 5√3 कितनी आएगी? 1 से ज्यादा होगी ये। 0.45 समथिंग आ गई। एंड 5 हाफ, अच्छा ये 5 की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? नहीं, तो 5 0 से ज्यादा होगी? 5 0 ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 5 इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब तुम्हारा 5 ऑफ समथिंग लो जो √3 से ज्यादा हो तभी ज्यादा होगा। एक मिनट, यहाँ पे केस होगा लेस देन 5। हाँ 5 0 कितना होता है तुम्हारा? हाफ ना। हाँ तो हाफ तो ठीक है, क्योंकि √3 ज्यादा है 0 से, तो 5√3 इज मोर देन 5 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाफ ठीक हो जाएगा, एक आंसर ये भी हो जाएगा। और देख लो, तो ये इसके लिए 5 वैल्यू दे देगा, क्या इतना घुमाना है? तो ये वाला ये समझ नहीं आ रहा था, इसका आंसर 0.45 आ रहा था। उसको छोड़ दो, तुम ये देखो कि यहाँ पे किससे ज्यादा है, तो ये 5 0 हाफ आ जाएगा। बस तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ये है कि बस, है ना। तो ये हाफ हो जाएगा। 5 इंफिनिटी है ना। हाँ, हो गया था। उसके लिए 5 वैल्यू देगा, उसका टेंशन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? सो सेकेंड क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पास Fn दे रखा है, ये तो x के टर्म में होगा ना, n के टर्म में क्या होगा? CDF तो x के टर्म में होता है। तो 0 x प्लस n अपॉन 2n एंड 1, तो यहाँ पे क्या है? x लेस देन माइनस n, x मोर देन इक्वल टू माइनस n लेस देन n, राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। n मोर देन इक्वल टू x मोर देन इक्वल टू n, ठीक है ना। CDF हमेशा राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है ये? xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, तो इसमें क्या दिक्कत है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ। पूछ रहा है कि xn जो 0 हाफ एंड 1, बट ऑप्शन दिया है कि वो कन्वर्ज नहीं कर रहा डी पे, तो क्योंकि इसकी सीडीएफ तो आ जा रही है बट वो किसी इक्वल नहीं आ रही, तो उसमें क्या है? तो 0 व्हेन x लेस देन माइनस इंफिनिटी, तो कोई मतलब ही नहीं है। और n टेंड्स टू इंफिनिटी में इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हाफ आएगी। हाफ आएगी कब? जब x की वैल्यू क्या है? इंफिनिटी। तो x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में आ जाएगी ये, और आगे तो 1 हो ही नहीं सकता इंफिनिटी से ज्यादा। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, हाफ। तो ये किसी का CDF है? नो सर, ऐसा हाँ, तो फिर क्या डाउट है इसमें? तो डज नॉट कन्वर्ज लिखा है, मतलब एक नंबर पे तो आ रही है ना हाफ। अरे भाई तुम कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या डेफिनेशन है? xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, क्या होगी ये? इसका क्या डेफिनेशन है? इसमें एक्सन का सीडीएफ कन्वर्ज करता है एक्स के सीडीएफ, गॉट इट सर। तो ये किसका CDF है? उसमें कन्वर्ज करेंगे ना। CDF है, पहली बात है CDF है। CDF होने के लिए CDF की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। तो ये CDF के किसी पॉइंट 1 तो होगा नहीं, यहाँ f इन्फिनिटी भी हाफ है, लेकिन CDF होने के लिए f इन्फिनिटी तो 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई x है ही नहीं जिसका CDF ये आ जाए। दिस इज नॉट अ CDF एक्चुअली, तो ये CDF ही नहीं है। तो अगर वो CDF किसी के CDF के इक्वल आता तब बोलते x पे कन्वर्ज कर रही है। सो देयर इज नो सच रैंडम वेरिएबल, है ना। सो नो सच x एग्जिस्ट, इस तरीके से।
और बताओ नेक्स्ट डाउट। गेट वाले भैया चलो गेट वाला ओपन करते हैं। तो इसमें हो गया, मतलब इसमें और क्वेश्चन रह गए होंगे वो तुम देख लेना पीवाई के उससे। अभी हम लोग ईयर वाइज डिस्कस करेंगे ना पेपर। अभी जैसे 2023 का पेपर डिस्कस किया है, तो जिन लोगों ने नहीं किए मैं बोल रहा हूँ आराम से 5-6 घंटे एक दिन निकालो, है ना, फोन बंद करके 2023 का पेपर ढंग से 1 से लेके 60 तक कम से कम 1 बार या 2 बार या 3 बार जितनी बार कर सकते सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि एग्जाम में क्या आया था, तुम्हें अभी तक कितना समझ आया। कॉन्सेप्ट कलेक्ट करो। मैं ये बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन में देखो क्या यूज हो रहा है, वो चीजें क्लियर करो कि वो तुम्हें, है ना, कि क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेके आंसर आने तक बीच में बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जब आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट ढीले हुए हैं, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो वो कब होगा, जब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, तब आपको समझ आएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन देख के कर लोगे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, पहले खुद से करो सॉल्व। तो मैं बोल रहा हूँ 23 का हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो तुम्हें लगता है तुम्हें आ गया सारा सॉल्यूशन, नहीं देखो पूरा वीडियो देख लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वीडियो हमने 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट किया है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। फिर भी तुम्हें अगर लगता है कि 2023 में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कस नहीं किया है या तुम्हें डाउट है, तो डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार ढंग से 2023 का पेपर कर लो, एक बार कम से कम, चाहो 10 बार भी सॉल्व कर सकते हो, नुकसान नहीं होगा उससे, ठीक है। लेकिन खुद से सॉल्व करो बिना किसी हेल्प के। फिर अभी 22 का हम डिस्कस करेंगे, 23 का हो गया डिस्कशन, उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर 22 का डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ये बैच 2 का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बैच 3 बैच 4 कंटिन्यू होगा। बैच 3 में PYQ चल रहा होगा, बैच 4 में मॉक टेस्ट चल रहा होगा। टाइम क्या होगा 6 to 9 में, या तो 1.5 घंटे की क्लास कर देंगे या ऑल्टरनेट कर देंगे, एक दिन ये एक दिन वो, या 1.5 आवर दोनों, हाफ है ना, 1.5 आवर PYQ 1.5 आवर टेस्ट डिस्कशन, ऐसा। सर 7 to 9 कर दीजिए सर। 7 to 9 यस सर। हाँ वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 to 10 कोई मतलब करना चाहे आप, हाँ लेकिन तो सर 6 to 9 कर। हाँ ठीक है यार, तो तुम 7 to 9 ज्वाइन करना। एक बैच होगा 6 to 7:30, एक होगा 7:30 to 9, 2 बैच होगा, ठीक है ना। हाँ जी, हेलो क्वेश्चन नंबर 7 जी बताइए। जी जी, आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, मैं क्लास में, मेरी 11 साढ़े 11 तक क्लास होती है, उसके बाद कॉल कीजिए, कल कॉल कीजिए, ठीक है। जी कभी भी दिन में 6 से 12 में क्लास लेता हूँ, शाम को 6 to 12 क्लास होती है मेरी। हाँ कौन सा क्वेश्चन है? हाँ इसमें कोई डाउट? 7th हाँ, हालांकि इसमें कोई है ना जरूरत था नहीं, इसमें मतलब लिमिट थ्योरम की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी का है, जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी है, पहला पैराग्राफ प्रोबेबिलिटी का जो है उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो लेकिन फिर भी ठीक है समझने के लिए। मोस्टली क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसे है, मतलब 5-6 क्वेश्चन से टॉपिक हमने भी पढ़ा नहीं, तो वो रहने दिया। हाँ ऑलमोस्ट श्योरली वाला तुम छोड़ सकते हो, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस जैम में नहीं आएगा तो वो छोड़ दो। गेट वाले बैच में वो कवर करेंगे, तब ऑलमोस्ट श्योर हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस गेट बैच में। तो सिर्फ गेट वाले लोग है ना करेंगे, जैम में नहीं आएगा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। तो फिर तो उस टाइम भी ये फाइनल डिस्कस करेंगे ना फिर से। जी जी जी
गेट बैच में अलग से डिस्कस होगा फिर। तो देखो ये आपको क्या बोल रहा है कि ओमेगा हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर represent the collection of all possible outcome of a random experiment with probability of n at alpha n। इसका मतलब है कि स्मॉल नंबर n की प्रोबेबिलिटी है अल्फा n और यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये जो n है ना ये सैंपल स्पेस में है, मतलब नेचुरल नंबर में है ना। n बिलोंग्स टू सैंपल स्पेस। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो पहली चीज देखो ये पूछ रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। छोड़ो ये बताओ मुझे पीएमएफ का डेफिनेशन क्या कहता है। पीएमएफ का डेफिनेशन क्या कहता है। समेशन ऑन सैंपल स्पेस मतलब दैट विल इक्वल टू 1। सो अल्फा n का समेशन कितना आएगा 1 आना चाहिए। तो ये 1 आएगा क्योंकि एक पॉइंट पे पीएन क्या है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n है। मान लो अगर x रैंडम वेरिएबल बोल दो तो, या एक इवेंट है सिंगलटन इवेंट है तो एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं ना इसको हम लोग। हाँ सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट सिंगलटन सेट को। तो ये टोटल सम 1 आएगी। तो ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है कि नहीं। तो सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो अल्फा n की लिमिट क्या आएगी 0 से 0। तो यहां से आ गया चूंकि ये फाइनाइट नंबर है सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अल्फा n इज 0। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो लिमिट है ना, तो मतलब कोई भी ऑब्वियसली क्योंकि 1 पे प्रोबेबिलिटी कुछ होगी 2 पे होगी 3 पे होगी तो n जब वेरी लार्ज हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी लगभग 0 के इक्वल आएगी क्योंकि टोटल सम 1 भी तो होना है। तो सम 1 कभी होगा जब सीरीज कन्वर्ज कब करेगी जब लास्ट के टर्म जो है 0 पे जा रहे होंगे तभी सीरीज कन्वर्ज करेगी। तो ये ओके है, पहला ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट है, मुझे नॉट ट्रू चुनना है। अरे यार